तो बच्चों क्लास 11th केमिस्ट्री के पिछले वीडियोस में हम लोगों ने बात की थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, ठीक है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसमें हम लोग उसका डिटेल समझे भी थे और उसका क्वेश्चंस वगैरह भी देखे थे। आज हम लोग बात करेंगे स्पेक्ट्रम पे। थोड़ा सा पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आगे और टॉपिक्स पे आएंगे। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ different colors of radiation on a screen is called स्पेक्ट्रम, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डिफरेंट कलर्स, जो रेडिएशन में जो डिफरेंट कलर्स है उसका जो अरेंजमेंट होता है स्क्रीन के ऊपर, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम जो है, इस पर भी और बात करते हैं। स्पेक्ट्रम जो होता है इसको हम लोग ब्रॉडली दो ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। और एमिशन स्पेक्ट्रम जो होता है ये फर्दर दो तरह का होता है। एक होता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम और एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखिए, जैसे स्पेक्ट्रम जो है, हम लोग अभी क्या बात किए कि स्पेक्ट्रम जो होता है वो किसी रेडिएशन का जो डिफरेंट कलर्स होता है उसका जो स्क्रीन पे अरेंजमेंट होता है, ऐसे उसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम जो है वो मेनली दो तरह का होता है। एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम जो होता है इसको हम लोग फर्दर दो ग्रुप में बांटते हैं, या दो तरह का होता है एमिशन स्पेक्ट्रम। एक होता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम और एक होता है लाइन या एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस और दूसरा होता है लाइन या एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एक दूसरे टाइप का जो हुआ उसको क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यहाँ तक समझ गए बात? अब जैसे देखिए, पहले तो इस स्पेक्ट्रम का मतलब समझ गए, अब इस दोनों का मतलब समझते हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम पहले आइए। एमिशन स्पेक्ट्रम नाम से भी लग रहा है, जैसे थोड़ा सा एक इसको मैं रब कर दूं पहले। एमिशन यानी कि जैसे किसी एटम में जब इलेक्ट्रॉन होता है किसी शेल में, जैसे देखिए कुछ ऐसा हम लोग समझ लें। जैसे मान लीजिए ये जैसे कोई एटम है, ठीक है, न्यूक्लियस, और ये जो है वो डिफरेंट शेल्स है, ठीक है। तो डिफरेंट शेल्स का डिफरेंट एनर्जी होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं इस पर है, सपोज कीजिए, इसको मैं समझाने के लिए ऐसे लिख देता हूँ। किसी एटम का ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स कहते हैं इसको। मान लीजिए जैसे सीढ़ी कैसे होता है, एक सीढ़ी दो सीढ़ी ऐसे करके ऊपर चढ़ते हैं, तो वैसे ही ये एनर्जी लेवल्स हो गया। सब समझे? एनर्जी लेवल्स है। इसी को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ समझाने के लिए।
तो और इधर और ये सब भी एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। सपोज़ कि जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है, तो जैसे कोई लाइट फॉल करता है, जब कोई लाइट फॉल किया तो क्या हुआ, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसमें तो एनर्जी है, तो वो अपना एनर्जी इसको दिया, ठीक, एनर्जी जो इसको दिया, तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होकर के यानी उत्तेजित होकर के ऊपर जाता है। तो जब ऊपर गया, सपोज़ कीजिए कोई लाइट फॉल किया और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के ऊपर चला गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जंप करके वहाँ चला गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्साइटेशन, उत्तेजना, एक तरह से बोलिए, एक्साइटेशन किसका हुआ, इलेक्ट्रॉन का। तो जब एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन चला गया, है ना, जब एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन चला गया एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी उसका ज़्यादा होगा, और किसी चीज़ का एनर्जी अगर ज़्यादा होता है तो उसका स्टेबिलिटी कम होता है। एनर्जी और स्टेबिलिटी, यानी कि स्टेबिलिटी एक तरह से क्या हुआ, स्टेबिलिटी और एनर्जी का जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है। अगर एनर्जी ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा तो एनर्जी कम होगा, वाइस वर्सा ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे है, उसका एनर्जी ज़्यादा है, अब वो क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में ये ज़्यादा देर नहीं रहेगा, तो ये यहाँ से नीचे फॉल करता है। सपोज़ करते हैं कि यहाँ पे फॉल हुआ, तो यहाँ पे एनर्जी कुछ और था, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कुछ भी एनर्जी था, E2 ज़्यादा एनर्जी था, यहाँ पे मान लेते हैं E1 एनर्जी है। तो यहाँ पे अगर 10 जूल है और मान लीजिए कि यहाँ पे 6 जूल है, तो 10 से 6 जूल पे आ गया, तो 4 जूल एनर्जी का तो लॉस हुआ। तो वो जो 4 जूल एनर्जी है वो रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकल गया, है ना। तो ये जो रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकला, इसका एनर्जी कितना होगा, तो इसका एनर्जी E2 माइनस E1 होगा, E2 माइनस E1 होगा इसका एनर्जी, है ना। तो ये जो एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में बाहर निकला, इसको जब हम प्रिज्म से पास करवा देंगे, ये कोई प्रिज्म हो गया, ठीक है, प्रिज्म से पास करवा दिए, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा, डिफरेंट कलर्स का लाइन मिलेगा, डिफरेंट ये लाइंस ऐसे ऐसे हम लोग को मिलेंगे, ये सब कलर्ड लाइंस हैं, ओके, कलर्ड लाइंस। और बीच में ये जो है, बीच में ये डार्क कलर का होता है, ये सब जो है ना, ये बीच में क्या है, ये डार्क है, और ये सब जो है वो कलर्ड लाइंस है, ये सब सारे जो है ना वो कलर्ड लाइंस हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग को एक स्क्रीन, जैसे ये बोर्ड जो है वाइट बोर्ड, ये मान लेते हैं कि एक स्क्रीन है, ठीक है। तो इस स्क्रीन पे अलग अलग कलर्स का यहाँ पे एक पैटर्न पे अरेंजमेंट मिलता है, ठीक है। तो यही जो है अलग अलग कलर का जो अरेंजमेंट मिलता है ना स्क्रीन पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। अब ये जैसे स्पेक्ट्रम मिला है यहाँ पे, तो ये एमिशन स्पेक्ट्रम का टाइप है ना, एमिशन, क्योंकि रेडिएशन जो एमिट हुआ वो स्पेक्ट्रम फॉर्म कर रहा है, इसलिए ये क्या हुआ, एमिशन स्पेक्ट्रम का टाइप हुआ। और इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये जो लाइंस है, ये हम लोग को लाइंस मिल रहा है ना, कलर्ड लाइंस मिल रहा है, इसलिए इस स्पेक्ट्रम को एमिशन स्पेक्ट्रम तो कहते ही हैं, और उसमें एक टाइप बोलते हैं इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये जो स्पेक्ट्रम है इसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन मिल रहा है, कलर्ड लाइंस, इसलिए लाइन स्पेक्ट्रम। और ये जो स्पेक्ट्रम होता है
ये एटम्स के द्वारा शो किया जाता है। जैसे कोई भी एटम जो होता है ना, तो उसमें इस तरह का स्पेक्ट्रम मिलता है हमको, ठीक है। इसलिए हम लोग इस तरह के स्पेक्ट्रम को एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये आपका हो गया लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम, लाइन या एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना? चलिए, अब इसमें एक और चीज़ क्या समझेंगे यहाँ पे, देखिए ये जो स्पेक्ट्रम होता है, मैंने अभी बताया कि एटम्स के द्वारा ये शो किया जाता है, इसलिए इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब जैसे डिफरेंट जो एटम्स होगा, अलग अलग जो एटम्स होते हैं उनका इस तरह से अलग अलग पैटर्न में कलर लाइंस मिलते हैं, ठीक है। अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग कलर का लाइन मिलेगा। और किसी भी दो डिफरेंट एटम का सेम तरह का अरेंजमेंट कभी भी नहीं होता है ना। किसी भी दो डिफरेंट एटम का सेम पैटर्न पे इस तरह से अरेंजमेंट नहीं होगा, कुछ अलग अलग होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है या एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो होता है वो किसी एक एटम के लिए यूनिक होता है ना। कोई एक एटम कोई एक पर्टिकुलर टाइप का ही लाइन स्पेक्ट्रम शो करता है। किसी भी दो डिफरेंट एटम का सेम लाइन स्पेक्ट्रम नहीं हो सकता है, समझ गए। जैसे फिंगरप्रिंटिंग में डीएनए फिंगरप्रिंट जो होता है उसमें कैसे हम लोग बोलते हैं कि अंगूठे का निशान या फिंगरप्रिंट से हम लोग क्रिमिनल्स का पता करते हैं, है ना। या और भी जो सीआईडी डिपार्टमेंट होता है वो पता करता है कि कौन आदमी इन्वॉल्व है नहीं है, तो वो फिंगरप्रिंट से होता है। ऐसा कैसे हो पाता है? क्योंकि किसी भी दो अलग इंसान का सेम फिंगरप्रिंट नहीं होता है ना। यानी हर एक इंसान का एक यूनिक फिंगरप्रिंटिंग का पैटर्न होता है ना। उसी तरह से हर एक एटम का एक यूनिक लाइन स्पेक्ट्रम होता है। तो जैसे हम लोग फिंगरप्रिंट से क्रिमिनल्स का पता कर सकते हैं, इंसान का पता कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से लाइन स्पेक्ट्रम को देख करके या उसको एनालाइज करके हम लोग पता कर सकते हैं कि ये कौन से एटम का लाइन स्पेक्ट्रम है ना। उसी तरह से हम पता कर सकते हैं कि कौन से एटम का ये लाइन स्पेक्ट्रम है। इसीलिए हम लोग इस स्पेक्ट्रम को फिंगरप्रिंट ऑफ द एटम भी कहते हैं। समझ में आई बात? व्हाइल लाइन स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो कॉल्ड फिंगरप्रिंट ऑफ द एटम। तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, क्योंकि किसी भी एक एटम का लाइन स्पेक्ट्रम यूनिक होता है ना। और उस पर्टिकुलर लाइन स्पेक्ट्रम को देख करके हम बता सकते हैं कि वो किस एटम का है। इसलिए हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम को या एटॉमिक स्पेक्ट्रम को फिंगरप्रिंट ऑफ द एटम भी कहते हैं। समझ गए? जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं बता रहा हूँ, जैसे सोडियम है ना। तो सोडियम जो होता है ना, उसका जो लाइन स्पेक्ट्रम में येलो लाइंस मिलता है, और दो येलो लाइंस मिलता है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे 489 नैनोमीटर और 489 पॉइंट समथिंग नैनोमीटर पे। तो ये फिक्स्ड है कि सोडियम जब भी रहेगा तो दो येलो लाइंस मिलता है, उसको D1 और D2 बोलते हैं। तो दो येलो लाइंस ही मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कोई अननोन एटम है मेरे पास, और उसका जब हम लाइन स्पेक्ट्रम एनालाइज कर रहे हैं और हम क्या देख रहे हैं कि उसमें दो येलो लाइंस है उस वेवलेंथ पे, तो हम तुरंत कह देंगे कि वो एटम जो है वो सोडियम है। इसी तरह से पोटेशियम का, आयोडीन का, सबका डिफरेंट एटम्स का डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रम का पैटर्न होता है। समझ गए? पोटेशियम जैसे वायलेट देता है, इस तरह से। क्लियर है? तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्या याद रखना है आपको कि इसको मैं ऐसे कर देता हूँ मार्क। लाइन
या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो इसमें देखिए when radiation of certain wavelength falls on an atom, electrons get excited, लिखा हुआ है ये, electrons get excited to higher energy level। ठीक है, electrons get excited to higher energy level and this excited state electrons do not remain for longer time and loses energy and falls to lower energy level है ना, लोअर एनर्जी लेवल पे आ जाता है। ड्यूरिंग दिस, इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूं, है ना, ये तो आप समझ ही गए हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे फिगर को, ठीक है। एंड फॉल्स टू लोअर एनर्जी लेवल ड्यूरिंग दिस डी excitation, energy is lost in the form of radiation। On passing this radiation through prism, जब हम प्रिज्म से पास करेंगे थ्रू प्रिज्म, we get different colored lines at different wavelength। We get different colored lines at different wavelength, separated by डार्क बैंड्स। बीच बीच में डार्क बैंड्स रहेगा, दो कलर्ड लाइंस के बीच में डार्क बैंड रहता है, ठीक है। सच स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड लाइन और एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इस तरह के स्पेक्ट्रम को ही लाइन या एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं।
such spectrum is formed by atoms of an element. So these line spectrum are also called, so these line spectrum are also called atomic spectrum. ठीक है, देखिए every atom has its unique line spectrum. So atoms can be identified by observing. So atoms can be identified by observing the line spectrum as persons can be identified by their fingerprints. Can be identified by their fingerprints. So atomic or line spectrum are also called, so atomic or line spectrum are also called fingerprint of the atom. So atomic या line spectrum are also called fingerprint of the atom. इसलिए हम लोग लाइन या एटॉमिक स्पेक्ट्रम को फिंगरप्रिंट ऑफ द एटम भी कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझा दिया गया और मैंने इसका लिख भी दिया है यहाँ पे सारा चीज़ कि लाइन स्पेक्ट्रम होता क्या है, उसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी क्यों कहते हैं और उसको फिंगरप्रिंट ऑफ द एटम क्यों कहते हैं। ठीक है, तो ये जो था वो क्या था, लाइन मतलब एमिशन स्पेक्ट्रम। जैसे स्पेक्ट्रम का टाइप्स हम लोग क्या पढ़े, एमिशन और एब्जॉर्प्शन, और एमिशन के अंदर दो पढ़े है ना, एक लाइन या एटॉमिक और दूसरा कॉन्टिन्यूअस। तो पहला जो है वो लाइन या एटॉमिक वो हम लोग अभी देख रहे थे। अब एमिशन स्पेक्ट्रम में जो दूसरा टाइप है वो है कॉन्टिन्यूअस, जो कि आप पढ़ भी चुके हैं। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या है उसको जरा सा समझिए, ठीक है। ये आप लोग ने पहले क्लासेस में पढ़ा भी है।
हो सकता है कि आप नाम ऐसा ना सुने हो। जैसे देखिए, ये चीज़ आप लोगों ने पढ़ा है क्या कि जैसे कोई प्रिज्म है, ठीक है, और इससे कोई वाइट लाइट हम पास करवाए हैं। वाइट लाइट मतलब जो नॉर्मल लाइट है वो, तो क्या होता है कि ये जो है वो 7 कलर्स में बट जाता है। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है ना। विबग्योर, ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। विबग्योर ऐसा याद होगा, क्योंकि वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा डेविएशन वॉयलेट का होता है। ऐसा आप लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये जो विबग्योर बन रहा है, इसमें क्या होता है ना कि जैसे ये मान लेते हैं वॉयलेट कलर का एक बैंड है, कलर्ड बैंड, तो इंडिगो जो है वो जस्ट उसके ऊपर में रहेगा, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज, रेड, या तो जस्ट उसके ऊपर सटा हुआ या एक दूसरे से ओवरलैप भी किया हुआ रहता है, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ रहता है। तो विबग्योर है ना। तो यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं कि जो डिफरेंट कलर का जो बैंड है, वो बैंड वो लगातार है, बीच में मतलब गैप नहीं है, या फिर बीच में कोई और डार्क बैंड नहीं आया है, या कुछ और बीच में नहीं है। एक कलर जस्ट उस पर चढ़ा हुआ दूसरा कलर, फिर जस्ट उससे सटा हुआ तीसरा कलर, फिर चौथा कलर, लाइक दिस। तो ये जो पैटर्न है यहाँ पे वो बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस होता है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, लाइक दिस, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूअस होता है, और इसलिए हम लोग ये जो पैटर्न मिला है यहाँ पे, अरेंजमेंट ऑफ कलर्स को स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्क्रीन पे हम लोगों को ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो ये जो स्क्रीन पे डिफरेंट कलर्स का जो ऐसे अरेंजमेंट है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जस्ट एक दूसरे पे ओवरलैप किया हुआ है ना, जस्ट एक दूसरे से ओवरलैप किया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलेंगे, ठीक है। और ये जो फेनोमेना होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पढ़े होंगे आप, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इस तरह से, ठीक है। तो when white light is passed through, when white light is passed through the prism, ठीक है, when white light is passed through the prism, then it gets separated into, then it gets separated into 7 colors on the screen. The band of 7 colors, the band of 7 colors are very much continuous, that is, they are not separated, that is, they are not separated by any
gap. So such spectrum is known as कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ऐसे जो स्पेक्ट्रम होते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कोई डाउट नहीं है। तो एमिशन स्पेक्ट्रम जो है वो दो तरह का होता है, एक कॉन्टिन्यूअस और एक लाइन या फिर कॉन्टिन्यूअस, और दूसरा जो है वो लाइन या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। चलिए, और वो जो है दूसरा टाइप है ना स्पेक्ट्रम का, जो दूसरा टाइप है वो क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखिए एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब वर्ड से भी आ रहा है, एब्जॉर्ब होना नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ऐसा समझिए, जैसे कोई कंटेनर है, ठीक, इस कंटेनर में मान लेते कोई भी सब्सटेंस हम लोग ले लिए, जैसे सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिए या और भी कुछ इस तरह का, उसका आप सॉल्यूशन ले लेते हैं। ठीक है, और इससे क्या है, आपने वाइट लाइट को पास किया, जो नॉर्मल लाइट होता है वो वाइट लाइट पास हो गया। ठीक है, तो ये जब वाइट लाइट पास होगा और फिर बाहर जो निकला ये हो गया ट्रांसमिटेड लाइट, नहीं ट्रांसमिटेड लाइट, जो बाहर निकल रहा है हो गया ट्रांसमिटेड लाइट। ठीक है, अब ये जो ट्रांसमिटेड लाइट है इसको जब हम पास करवाए, ये जो ट्रांसमिटेड लाइट है इसको जब हम पास करवा दिए प्रिज्म से, ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम मिलता है, और उस स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि डार्क लाइंस मिलते हैं हम लोग को। ऐसे है ना, ये जो है वो क्या है, डार्क लाइंस, ऐसे डार्क लाइंस का पैटर्न मिलता है, ये सब डार्क लाइंस हैं। ठीक है, ये सारे डार्क लाइंस हैं, और बीच में ये जो आप देख रहे हैं जो दो डार्क लाइंस हैं, उसके बीच में ये जो बैंड है, ये गैप कह सकते हैं इसको, वो कलर्ड होता है। तो डार्क लाइंस के बीच में कलर्ड बैंड होता है। उसी तरह से यहाँ पे ये कलर्ड बैंड है, उसी तरह से यहाँ पे ये कलर्ड बैंड है ना। तो जो आप वहाँ पे देख रहे थे कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, मतलब वहाँ पे लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम में जो देख रहे थे हम लोग, जस्ट उसका उल्टा हुआ यहाँ पे। वहाँ पे जो था लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम में, वहाँ पे ये था कि हम लोग को कलर्ड लाइंस मिल रहा था, नहीं ये वाला जो लाइन था, लाइन कलर्ड था, ठीक है, और डार्क बैंड था, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है कि जैसे डार्क लाइन मिल रहा है, तो एक्चुअली क्या है कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है उसमें होता क्या है कि हम लोग सॉल्यूशन से पास करवाए वाइट लाइट को, तो ये सॉल्यूशन जो है कोई पर्टिकुलर कलर का वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है ना, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एब्जॉर्ब कर जब लेगा तो जिस वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा यहाँ पे, वो तो यहाँ पे मिलेगा नहीं, तो वहाँ पे वो तो वो ब्लैक दिखाएगा ना। जैसे कि रोशनी है, रोशनी को हटा लिया जाए तो वहाँ पे क्या दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। तो वैसे ही यहाँ पे हुआ कि कहीं पे कलर्ड आपको मिल रहा है तो वो कलर्ड लाइन दिखेगा, और वो कलर्ड चीज़ एब्जॉर्ब हो गया तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, दैट मीन्स वो ब्लैक दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, चूँकि इस तरह के ये में यहाँ पे जो लाइट जो पास हुआ सॉल्यूशन से, तो सॉल्यूशन जरूर कोई चीज़ या कोई कलर को एब्जॉर्ब कर लिया है ना। इसलिए जो बाहर लाइट निकला, जो ट्रांसमिटेड लाइट निकला, उसको जब हम प्रिज्म से पास करवा देते हैं
तो हम क्या देखते हैं कि ब्लैक यानी कि डार्क लाइंस हम लोग को मिलते हैं। वो डार्क लाइंस का फॉर्मेशन ये शो करता है कि कलर जो है वो एब्जॉर्ब हुआ है। बात समझे, कहीं ना कहीं कोई कलर एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। किसको? यहाँ पे जो मिल रहा है ये जो है ये क्या कहलाएगा? स्पेक्ट्रम तो ये है ना, ये तो मैंने समझाने के लिए ऐसे लिखा हुआ है। तो स्पेक्ट्रम तो ये है, तो ये जो स्पेक्ट्रम हुआ उसको क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये आप समझ गए। इसमें थोड़ा सा हम लोग लिख ले लाइन तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे देखिए, व्हेन white light is passed through the solution of a compound, compound कहते हैं, substance भी कह सकते हैं, है ना। तो when white light is passed through the solution of a substance, some color of particular wavelength, some color of particular wavelength is absorbed, अवशोषित हो जाना है ना, is absorbed, and the transmitted light when passed through the prism, and the transmitted light when passed through the prism different bands of different colors are formed, which are separated by dark lines, The formation of dark lines shows that some color must have been absorbed by the solution of the substance, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हुआ है ना,
कि जब हम वाइट लाइट को पास करवाते हैं किसी सब्सटेंस का सॉल्यूशन से, ठीक है, तो यहाँ पे कोई कलर या कोई वेवलेंथ जो है वो एब्जॉर्ब्ड हो जाता है और बाकी कलर का लाइट वो बाहर ट्रांसमिट हो जाता है। उसको जब हम प्रिज्म से पास करवाते हैं तो जैसे कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम मिल रहा था विबग्योर का, वैसे ही यहाँ पे भी मिलता है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको डार्क लाइन से मिलेगा, ठीक है। तो वो डार्क लाइन जो है, ब्लैक लाइन कह सकते हैं, वो जो डार्क लाइन है वो ये शो करता है कि यहाँ पे ज़रूर कोई कलर जो है वो एब्जॉर्ब हो चुका है। तो इस तरह से जो हम लोग को स्पेक्ट्रम मिलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक तो हम लोग ये बात कर चुके हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये सारी बातें तो हो चुकी, ठीक है। अब हम लोग ज़रा सा बात करेंगे इस पे लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि एटम जो होता है, एटम वो लाइन स्पेक्ट्रम शो करता है। तो हाइड्रोजन भी एक एटम है, तो हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रम, तो ये हो गया लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो कहने का मतलब एटम कौन सा है, वो हाइड्रोजन है। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी ये करेंगे कि जब कोई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को हम लोग पास करवाएंगे गैसेस हाइड्रोजन से, जैसे देखिए व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज is passed through gaseous hydrogen, is passed through gaseous hydrogen, है ना, then H2 molecule dissociates, है ना, एंड हाइड्रोजन एटम बनेगा, एंड excited hydrogen atom is produced, ठीक है, which emit electromagnetic radiation, of discrete frequencies, है ना, अलग अलग, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसीज का हम लोगों को रेडिएशन मिलता है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें जो है ये जब हम लोग देखेंगे तो ये जो स्पेक्ट्रम मिलेगा डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का, तो उसी को हम लोग हाइड्रोजन फ्रीक्वेंसी भी कह, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं, है ना। दी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम consists of several series, ठीक है, consist of several series of lines, जो लाइन स्पेक्ट्रम का ग्रुपिंग, तो several series of lines named after their discoverers, ठीक है। अलग अलग लाइन स्पेक्ट्रम, जैसे हाइड्रोजन में जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसमें जो बहुत अलग अलग लाइंस का ग्रुपिंग, जिसको हम सीरीज़ कहते हैं, वो मिलता है, और अलग अलग सीरीज़ को अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, तो उनके नाम से हम लोग सीरीज़ का नाम रखते हैं, ठीक है।
अलग अलग डिस्कवरर्स के नाम के हिसाब से सीरीज़ का भी नाम है ना। तो अब जैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, उसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जैसे हाइड्रोजन गैस है, उससे के थ्रू जब हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास करवाते हैं तो H2 गैस जो है ना, वो जो मॉलिक्यूल है H2 गैस का, वो एक्साइटेड स्टेट एटम में टूट जाएगा, ठीक है। और वो जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करता है, ठीक। और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट होता है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज का होता है, और फिर उससे जो स्पेक्ट्रम हमको मिला उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम। तो हाइड्रोजन के केस में जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो डिफरेंट लाइंस बहुत सारे मिलते हैं, उनका जो ग्रुपिंग होता है डिफरेंट लाइंस का, स्पेक्ट्रल लाइंस का, उसको सीरीज़ कहा जाता है, ठीक है। तो अलग अलग तरह का सीरीज़ होता है, जो सीरीज़ को जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया उसके हिसाब से उस सीरीज़ का नाम रख दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, स्पेक्ट्रल सीरीज़, इसमें हो गया एक लाइमन सीरीज़, बामर सीरीज़, ठीक है। लाइमन सीरीज़, बामर सीरीज़, ये सब क्या है, अलग अलग नाम है ना। ब्रैकेट, फंड, ठीक है, इस तरह से अलग अलग सीरीज़ का अलग अलग यहाँ पे नाम है, ठीक है। तो जैसे देखिए, लाइमन सीरीज़, बामर सीरीज़, पैस्चन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़ और फंड सीरीज़, ये 5 तरह के डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस का ग्रुप को सीरीज़ कहते हैं। ये 5 तरह का सीरीज़ होता है, ठीक है, जिसमें सिर्फ ये जो है, ये सिर्फ ये विजिबल होता है, बाकी कोई हम देख नहीं सकते। ये भी इनविजिबल होता है ना, और ये भी इनविजिबल होता है, ठीक है। इसका जो रेंज होता है फ्रीक्वेंसी का, वो यूवी रेडिएशन के रेंज में आता है। इसका जो होता है वो विजिबल, जैसे मैंने बताया विबग्योर, उसमें आता है। और ये जो तीनों हैं, ये इंफ्रा रेड रीजन में आता है, ठीक है। ये इंफ्रारेड रीजन में आता है ना। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। तो इसमें एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। वो फॉर्मूला जैसे क्या है, वेवलेंथ हम लोग पढ़े थे। वेवलेंथ का इन्वर्स को वेव नंबर कहते हैं। वेव नंबर को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ये क्या होता है 1/λ, और दिस इज इक्वल टू होता है 109,677, ठीक है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और इतना cm इन्वर्स ये होता है, ठीक है। 109,677 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर cm इन्वर्स। ये जो है नंबर, इसको हम लोग रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं हाइड्रोजन के लिए। दिस नंबर इज कॉल्ड रिडबर्ग्स कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये वेव नंबर कहलाता है। ये सब पहले हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं। वेव नंबर है ना, तो वेव नंबर यानी 1/λ, ये फॉर्मूला हो गया आपके पास। अब यहाँ पे n1 और n2 क्या है, देखिए n1 क्या है कि ये जो है, जब हम लोग बात कर रहे थे, जैसे ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर के ऊपर चला गया, जैसे यहाँ पे है ना। अब यहाँ से जब वो फॉल करता है तभी तो रेडिएशन फॉर्म, कुछ रेडिएशन बाहर निकलता है ना, ये बात हुई थी।
तो ये जिस लेवल से फॉल किया ये वो N2 है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। जिस लेवल से वो फॉल किया उसको हम लोग बोलते हैं N2, और जिस लेवल पे आके वो फॉल हुआ, यानी कि जहाँ से फॉल किया शुरू कर रहा है, जहाँ से गिर रहा है वो N2, और जहाँ पे आके गिरा उसको बोलेंगे N1, वो होता है N1 लेवल, ठीक है। तो N2 और N1 इस फिगर से समझ में आ रहा है क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इस जगह पे क्या आपको ध्यान देना है कि अगर ऊपर में कहीं से भी वो फॉल कर रहा है और इस लेवल पे आके गिर रहा है, यानी कि ग्राउंड लेवल इसको हम लोग बोलते हैं, है ना, ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल मतलब लेवल 1, यानी एनर्जी लेवल 1, ठीक है। तो अगर कहीं से भी आके गिर रहा है, अब जैसे यहाँ से गिर सकता है, यहाँ से गिर सकता है, यहाँ से गिर सकता है, कहीं से भी इस तरह से गिर रहा है, ठीक है। तो जैसे यहाँ से गिरना शुरू हुआ तो 1 पे, यहाँ से गिरना शुरू हुआ 1 पे, यहाँ से शुरू हुआ 1 पे, इस तरह से, है ना, ये सारा ऐसे, ठीक है। तो इन सब जगहों से गिर रहा है, तो ये सब जो है वो N2 हो जाएगा, और ये जो है वो N1 है, क्योंकि जहाँ पे आके गिर रहा है। तो ये सारा ग्रुप जो है, ये स्पेक्ट्रल लाइंस जो मिल रहा है हम लोग को, और उसका जो ये ग्रुप है, इसी को हम लोग बोलेंगे लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज, ठीक है। तो लाइमन सीरीज यहाँ पे मैंने जैसे लिखा, तो इस पे आपको क्या ध्यान रखना है कि N1 1 होगा, जो कि फिक्स्ड है, कांस्टेंट हुआ, कहीं से भी आके गिरेगा 1 पे गिरेगा, ठीक है। मगर N2 जो है वो 2 हो सकता है, 2 से भी गिर सकता था, 3 से भी गिर सकता है, 4 से भी गिर सकता है, इस तरह से ऑन, ठीक है। उसी तरह से बामर सीरीज, अब कहीं से भी आके गिरेगा और सेकेंड लेवल पे आके गिरेगा, एनर्जी लेवल 2 सेकेंड, तो वो बामर सीरीज कहलाएगा, और वो सारा स्पेक्ट्रल लाइंस हमको दिखेगा, विजिबल होगा। तो उस केस के लिए N1 का वैल्यू तो ये 2 हो जाएगा, और N2 का वैल्यू क्या होगा, ऊपर वाला जो भी है वो सब N2 हो जाएगा। तो इसलिए विजिबल वाले केस में यहाँ पे क्या होगा, N1 वो फिक्स्ड होगा, वो 2 होगा, मगर N2 जो है अब कहीं पे गिर रहा है आकर के, तो उसके ऊपर ही से ना नीचे गिरता है। गिरने का मतलब क्या हुआ, नीचे से ऊपर जाना तो होता नहीं है, ऊपर से नीचे आना। तो नीचे वाला फिक्स्ड हो गया 2, तो ऊपर वाला क्या हो सकता है, अब वो 3 लेवल से गिर सकता है, 4 से गिर सकता है, 5 से गिर सकता है, इस तरह से सो ऑन। समझ गए। ऐसे ही हम लोग पैशन के लिए भी बोलते हैं, अगर 3rd लेवल पे आके गिरा तो वो सब सारा स्पेक्ट्रल लाइन का ग्रुप जो है वो पैशन सीरीज कहलाएगा। तो उस केस में N2 क्या होगा, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ पे N1 जो है वो 4 होगा, और गिरेगा कहाँ से, 5, 6, 7, 8, इस तरह से सो ऑन, ऐसे गिर सकते हैं। और फंड सीरीज़ में यहाँ पे N1 कहीं से भी आके गिरेगा तो 5 पे आके गिरेगा, ठीक है। और गिरेगा कहाँ से फिर, तो 6 से गिर सकता है, 7 से गिर सकता है, 8 से गिर सकता है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से जो भी स्पेक्ट्रल लाइन हमको मिलता है उसका हम वेवलेंथ या वेव नंबर इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। इसको हम लोग रिडबर्ग फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्मूला हुआ, दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो कॉल्ड रिडबर्ग्स फॉर्मूला, और इससे हम लोग वेवलेंथ या वेव नंबर कोई भी चीज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो कांस्टेंट ही है, और N1 और N2 वेरिएबल था, वो हम लोग यहाँ पे कर लिए। याद रखना है कि ये वेव नंबर CM इनवर्स में आ रहा है, तो जिस यूनिट में आपको निकालना होगा, मीटर में जिसमें भी निकालना होगा, उसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो सारा क्या था, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोग बात कर रहे थे, है ना। तो इसमें 5 सीरीज है, जिसमें ये इनविजिबल है, ये तीनों इनविजिबल है, और ये विजिबल है। तो जब मुझे बामर सीरीज की बात करनी होगी तो मैं यहाँ पे N1 का वैल्यू क्या पुट करूँगा, 2 पुट करूँगा, और N2 जो दिया रहेगा जहाँ से फॉल कर रहा है वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, और बाकी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से आज का वीडियो हम लोग कंक्लूड करते हैं यहाँ पे। अगले वीडियो में फिर अगले टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।